नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में। बात खबरों की ओर कर लेते हैं। जम्मू में एयरफोर्स के बेस पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक के बाद अभी हलचल जारी है। बीते शनिवार और रविवार के बाद से ही जम्मू के इन इलाकों में ड्रोन की गतिविधियां देखने को मिल रही थी और अब बुधवार तड़के सुबह से भी जम्मू में डिफेंस कैंप के पास ड्रोन देखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह सुबह डिफेंस कैंप के पास 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। कलूचक, मीरा साहिब और कुंजवानी इलाके में ये गतिविधियां देखी गई है। चिंता की बात यह है कि ये सभी गतिविधियां डिफेंस इंस्टॉलेशन के पास देखी गई हैं। बुधवार तड़के सुबह करीब 4:40 पर कलूचक में गोस्वामी एनक्लेव के पास ड्रोन देखा गया था। इसके बाद करीब 4:52 पर कुंजवानी इलाके में से ही एयरफोर्स सिग्नल के पास ड्रोन देखा गया था। ये ड्रोन करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर था। बता दें कि पिछले 4 दिनों से अभी तक करीब 7 ड्रोन देखे जा चुके हैं, जो जम्मू में अलग अलग डिफेंस कैंप के पास देखे गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू में आर्मी से जुड़े इलाकों के पास लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। सोमवार को देर रात को भी सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन देखा गया था, तब भी 3 अलग अलग हिस्सों में ड्रोन देखे गए थे। चलिए रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत अन्य राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र में मोदी सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में सीएम बदलने और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर पीएम मोदी पहले ही बैठक कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आज शाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक डिजिटल तरीके से होगी। बैठक में सड़क और परिवहन मंत्रालय, नगर विमान मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा भी की जा सकती है। इसमें कोविड-19 संबंधी हालात पर विस्तृत चर्चा भी हो सकती है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद कई स्तरों पर बैठक का दौर चल रहा है। अब केंद्र सरकार के मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की नजर में सभी राज्य बराबर हैं, लेकिन गुजरात और उत्तर प्रदेश में बीजेपी और राज्य सरकार की स्थिति को लेकर वो थोड़े संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। तो गुजरात बोर्ड के आज यानी 30 जून को कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस साल सभी छात्रों को पास कर दिया गया है, यानी रिजल्ट 100% रहा है। दरअसल कोरोना संकट के बीच 8,57,000 छात्रों को मास प्रमोशन दिया गया है। गुजरात शिक्षा बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट GSEB.org पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी किया है। गुजरात बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कक्षा 10वीं के नतीजे 100% रहे हैं। गुजरात बोर्ड ने इस साल 10वीं के सभी छात्रों को मास प्रमोशन दिया है। गुजरात बोर्ड के 10वीं कक्षा के 8,57,000 छात्र पास हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 3,76,000 अधिक छात्र पास हुए हैं, जिसमें से 17,000 छात्रों को A1 ग्रेड भी मिला है। बता दें कि इस साल गुजरात बोर्ड कक्षा 10वीं के 8,57,000 छात्रों में से 4,472 लड़के जबकि 3,66,722 लड़कियां शामिल हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की खबरों के बीच अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अभी राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंची हैं। कल से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सिद्धू जो पटियाला से दिल्ली आए हैं, उन्हें पहले सिद्धू की मुलाकात राहुल गांधी से कल होनी थी, जो कि नहीं हो सकी है और आज प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंची हैं। जब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि सिद्धू से मुलाकात करने से पहले प्रियंका राहुल के घर पहुंच गई हैं। संभव है कि नवजोत सिंह सिद्धू आज राहुल गांधी के घर पर पहुंचेंगे और वहां राहुल और प्रियंका दोनों से ही मुलाकात करेंगे। ब्राजील ने भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन के लिए किए गए सौदे को अब सस्पेंड करने का फैसला किया है। ब्राजील ने इस डील पर काफी सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद अब 32 करोड़ डॉलर के इस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री
मॉर्सेला ने इसकी जानकारी दी है और यह ऐलान किया है। डील के मुताबिक ब्राजील को भारत बायोटेक से कुल 2 करोड़ वैक्सीन की डोज खरीदनी थी, लेकिन इस सौदे को लेकर ब्राजील से सवाल खड़े किए हैं और राष्ट्रपति के पास भी भ्रष्टाचार के आरोप के जो लगाए गए थे उनको छुपाने का उन्होंने बात कही है। इसी के साथ लगातार ब्राजील सरकार को घेरा गया है। सरकार की ओर से सफाई भी दी गई है, लेकिन उसका कोई फर्क फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब जब ये मामला ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब ब्राजील सरकार ने इस डील को रद्द करने का फैसला किया है। ब्राजील मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोवैक्सीन के लिए की गई डील सस्पेंड ही रहेगी। हालांकि ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बार बार दावा किया गया है कि इस डील में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। दरअसल इस डील को लेकर आरोप लगाया गया है कि ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक बयान के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन खरीदने का दबाव उन पर बनाया जा रहा था और इस बारे में राष्ट्रपति जायर को जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद वो डील नहीं रोक पाए थे और अब ब्राजील को महंगी कोवैक्सीन खरीदनी पड़ी थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझने के बाद भारत में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना मामले 50,000 से कम दर्ज हुए हैं और मौतों का आंकड़ा भी अब कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 45,651 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 817 संक्रमितों की जान गई है। इससे पहले सोमवार को 46,148 और मंगलवार को 37,566 कोरोना केस सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 60,729 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कुल 15,595 एक्टिव केस फिलहाल बाकी हैं। देश में लगातार 18वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है और 29 जून तक देश भर में 33 करोड़ 28 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 56,51,000 टीके जो हैं वो लगाए गए हैं। वहीं अब तक 41 करोड़ कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन कोरोना के 10 लाख सैंपल जो हैं वो भी लिए गए हैं, जिसके बाद पॉजिटिविटी रेट 3% रहा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और अब ढील देनी भी शुरू हो गई है, लेकिन लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और लोग बेपरवाह बाजारों में भीड़ जुटा रहे हैं। खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूर्वी दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल का ठीक तरीके से पालन नहीं होने पर लक्ष्मी नगर मेन मार्केट को 5 जुलाई तक के लिए एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। ये कार्रवाई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेशों पर की गई है। पूर्वी दिल्ली की डीएम सोनिका सिंह का कहना है कि ये जो तमाम चीजें हैं वो फिलहाल रुकनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने ये चीजों को बंद करवाया है। बाजार को एक बार फिर से बंद करवा दिया गया है। ये कार्रवाई प्रीत विहार की एसडीएम की उस रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें कहा गया था कि लक्ष्मी नगर मेन बाजार में दुकानदार, ठेले वाले और लोग बाजार में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर मेन बाजार और उसके पास से ही लगे दूसरे बाजार जैसे मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगतराम पार्क और गुरु रामदास नगर को भी बंद कर दिया गया है। डीडीएमए ने इन बाजारों को 29 जून की रात 10 बजे से 5 जुलाई को रात 10 बजे तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। केरल में कोरोना महामारी की स्थिति गंभीर है, लेकिन राज्य में कोविड-19 मरीजों की शवों को उनके घर तक ले जाने की इजाजत दे दी गई है, जिससे रिश्तेदार उनका अंतिम संस्कार के लिए अनुष्ठान कर सकें। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक अभी तक शवों को घरों में रखने की इजाजत नहीं थी। देश में जहां कोरोना की दूसरी लहर थमती हुई दिखाई दे रही है, वहीं केरल में अभी भी कोरोना के मामले 5 अंकों में जाहिर हो रहे हैं। पिछले हफ्ते तक राज्य में पॉजिटिविटी रेट 10% से के करीब रहा था और वहीं देश में यह दर 2.74% थी। देश में
5,52,000 एक्टिव मामलों में से अकेले केरल में 1 लाख के करीब ये मामले दर्ज किए गए हैं। एक रिव्यू मीटिंग के बाद सीएम पिनराई विजयन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि महामारी में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि रिश्तेदार अपने प्रियजनों के शवों को नहीं देख सकते थे। वहीं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों में साइटोमोलॉजिकल वायरस जो है यानी कि सीएमवी के मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से मरीजों के रूरल के रास्ते में भी ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना इलाज के 20 से 30 दिनों के बाद मरीजों के पेट में दर्द और मल में खून बहने की परेशानी उन्हें सामने आ रही थी। ऐसे 5 मरीज इलाज के लिए सर गंगाराम अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर उनको इस तरीके की समस्या सामने आई है। आमतौर पर उन मरीजों में ये वायरस देखा जा रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। देश में पहली बार पोस्ट कोविड मरीजों में ये संक्रमण देखा गया है। इससे पहले कोरोना की वजह से ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस और व्हाइट फंगस के भी केस सामने आ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम पर ममता पर हमला बोला है। उनका कहना है कि बंगाल में गुंडागर्दी चल रही है और सीएम ममता ने घोटाला किया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। बंगाल के अंदर ये बहुत सामान्य बात है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ममता जी के गुंडे सरेआम वहाँ गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस वहाँ मुखदर्शक बनकर खड़ी रहती है और इसलिए मानवाधिकार आयोग की टीम पर जो हमला हुआ है वो मेरे लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर मैं इस हमले की निंदा करता हूँ। और ये वास्तव में प्रजातंत्र की जो भावना है उसके ऊपर हमला है। ममता बनर्जी गवर्नर को लेकर एक तरफ गवर्नर ही है। गवर्नर को प्रमाण पत्र ममता जी करनी चाहिए। सब जानते हैं कि ममता जी और उनकी पूरी टीम ने 1 लाख करोड़ का चिटफंड का घोटाला किया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर उन्होंने तय किया है कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली एससी और गरीबों के अलावा सभी नागरिकों को देंगे। केजरीवाल जी सिर्फ हवा में दावे कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। जिस पार्टी में व्यक्तित्व होते हैं तो टकराहट होती है, उसका हमने समाधान निकाल करके दिया है। पार्टी अध्यक्षा की जैसे आदेश हो जाएगा तो उसको सब मान लेंगे और सब कह चुके हैं, सिद्धू भी कह चुके हैं कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा मैं मानूंगा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्गों की पिटाई मामले में उम्मैद पहलवान की परेशानी अब और बढ़ती नजर आ रही है। पीड़ित को साथ लेकर फेसबुक लाइव करने के मामले में अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इस दौरान अब उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया है। उम्मैद पर बुजुर्ग की पिटाई के मामले में फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़काने और मारपीट की वारदात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप है। इस मामले में उम्मैद पहलवान पहले से जेल में बंद हैं। गाजियाबाद एसएसपी अमित पाठक का कहना है कि उम्मैद के अलावा दाढ़ी काटने के आरोपी प्रवीश गुर्जर और कल्लू गुर्जर पर रासुका लगाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 5 जून को गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुलंदशहर के रहने वाले बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी काटने की वारदात सामने आई थी और उसके बाद आरोपी उम्मैद पहलवान पीड़ित को साथ लेकर फेसबुक उन्होंने लाइव किया था, जिसके बाद अब उन पर एनएसए लगा दिया गया है। यूपी के बलिया में बलहरी ब्लॉक के भरखोखा गांव में ठेकेदार द्वारा निर्धारित मानक को तय पर रोक लगाकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे 5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य में मानक के विपरीत कार्य किया जा रहा है। अभी थोड़ी दूर सड़क का जो निर्माण हुआ है उसे बीते अभी 20 दिन भी नहीं पूरे हुए हैं और सड़क अब टूटने लगी है। 3 नंबर और 4 नंबर का ईंट प्रयोग किया जा रहा है। सफेद बालू का भी प्रयोग इस दौरान किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना अपने क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र सिंह को भी दे दी है। सूचना के बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर निर्माण का निरीक्षण किया और बीजेपी विधायक ने मौके से कहा कि मैंने महसूस किया है कि जिस ठेकेदार ने काम किया है उसे गुणवत्तापूर्वक काम नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि मैंने सीडीओ को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं। सीडीओ जांच टीम भेजेंगे, अगर नहीं भेजेंगे तो मैं स्वयं जाकर टीम भिजवाऊंगा। बने हुए 1 महीना हुआ, एक बालक हमसे जाकर के मुकेश हमको शिकायत किया कि 1 महीना हुआ और भस रहा है। मैं उस बालक के भावना का आदर करने के लिए
कि जब जनता किसी विषय को लेकर के अपने प्रतिनिधि के पास जाए तो प्रतिनिधि का धर्म है कि अपने जनता के भावना का आदर करे और उस पीड़ा को देखे कि है क्या। तो आज देखने के लिए आया हूं और मैं महसूस किया कि जिस ठेकेदार ने काम किया है गुणवत्तापूर्वक काम नहीं किया है। और मैं अभी सीडीओ को बोला हूं, सीडीओ जांच टीम भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो मैं स्वयं जाकर के भिजवाऊंगा और जांच करा करके पुनः इसको बनवाने का प्रयास करूँगा। यहाँ आए थे, ये अपना रोड बन रहा है और रोड जो है बिल्कुल ही बेकार बन रहा है, घटिया मटेरियल और रोड का भी कुछ वो नहीं है। विधायक जी खुद जिस रोड से आए थे कम से कम 10 जगह रोड टूटा हुआ है, आगे तो गए नहीं तो आगे भी टूटा हुआ है। तो और इसमें किस तरह की घटिया है, क्या इसमें अनियमितता आप लोगों को देखने को घटिया तो ईंटे का नंबर ही पता नहीं है, कौन सा ईंटा नंबर है, 2 नंबर है कि 5 नंबर है, पता ही नहीं है। और दूसरी बात की वो रोड भी कम बन रहा है, जो बनना चाहिए उससे भी कम रोड बन रहा है। 1 महीना में रोड टूट गया, रोड 20 दिन बना हुआ। तो अभी आपने विधायक जी से क्या उनके द्वारा आश्वासन मिला और आप लोग किस तरीके से इसका विरोध? हरियाणा में महम कांग्रेस के पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी ने कहा कि महम में लोकल बीजेपी नेता द्वारा दिए गए बयान पर जो उन्होंने कहा था वो अचंभित है। उस बयान पर उनका कहना है कि उन्होंने साइंस सेंटर की बिल्डिंग में अस्पताल को शिफ्ट करने की जो बात कही है वो सब बातें निराधार है। हमने हमारी कांग्रेस सरकार में बड़ी मेहनत और लगन के साथ साइंस सेंटर बनवाने के लिए पुरजोर कोशिशें की है और पुरजोर मेहनत भी की है। उन्होंने कहा कि आज बड़ा अच्छा लगता है अगर बीजेपी सरकार द्वारा यहां अच्छे कोच लगाकर खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देकर हल्के के खिलाड़ियों को मौका मिलता और उन्हें और अच्छे तौर पर तैयार करना पड़ता। आज महम हल्का विकास के मामले में बिल्कुल पिछड़ गया है। पूर्व विधायक ने बताया कि आज पूरे महम शहर में पानी की कमी है, शहर और गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है। हमने हमारी सरकार में बढ़िया वाटर टैंक महम शहर के लिए बनवाया था और पूरे शहर में पानी हर दूसरे दिन जाया करता था, लेकिन बीजेपी सरकार के रहते हरियाणा प्रदेश का विकास नहीं हो पाया है। अच्छा होता वहां पर बच्चों की सुविधा, स्पोर्ट्स वाले बच्चों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती, अच्छे गेम कराए जाते और अच्छी फैसिलिटीज दे करके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, बच्चों के सेहत के लिए अच्छी शुरुआत करी जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आज इस तरह से बात करके कहते हैं चीफ मिनिस्टर से ही बात हो गई। चीफ मिनिस्टर के हक की बात नहीं, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, सारा टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसकी जमीन भी हमने कमेटी द्वारा रेजुलेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिलवाई थी। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से इस तरह के इंस्टीट्यूशन मैम जैसे छोटे शहर में उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जिस प्रकार से वहां पर हॉस्पिटल खोलने वाली बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत निराधार बात है। हॉस्पिटल अगर सरकार ने बनाना है तो इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके, यहाँ बहुत जगह है, कोई कहेगा थोड़ी जगह है, थोड़ी जगह नहीं बहुत जगह है, यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके बहुत बड़ी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि उस संस्था को ना छेड़ करके, उस हॉस्टल को ना छेड़ करके, साई हॉस्टल को ना छेड़ करके अपनी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।